वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंगस्ट्रॉम क्लासेस में, पूरे एंगस्ट्रॉम टीम की तरफ से और स्पेशली बच्चों मेरे साइड से आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आज की क्लास में। तो जैसा कि आज का क्लास आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज के क्लासेस को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज का क्लास आपका आई थिंक लेक्चर 4 क्लासेस होने वाला है, जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को ही फर्दर कवर कर रहे हैं बच्चों। तो पिछले क्लास में आप लोग को पता होगा, क्लास 8 के बच्चों आप सभी अवेयर हो जाइए। एनसीईआरटी को हम लोग कवर करने वाले हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं पूरे होल जर्नी में। जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया है कि हम लोग एनसीईआरटी को पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आपका सोशल साइंस का ये क्लास है बच्चों, तो आप लोग अवेयर हो जाइए, चीज़ों को सीरियसली लीजिए। आपके साथ हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पे आप लोग को रेडी टू सब कुछ जो है मटेरियल आप लोगों के सामने मिलेंगी, है ना बच्चों। तो जैसा कि क्लास जो है आज आपका देख रहे हो, आज आपका क्लास लेक्चर 4 क्लास हम लोग कह सकते हैं। मतलब लेक्चर से मतलब आई थिंक उतना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोग पिछले क्लास आपके साथ प्लेलिस्ट साझा कर दी गई है। आप उस प्लेलिस्ट में क्लास 8 के सोशल साइंस का प्लेलिस्ट में जाके चीज़ों को आप लोग देख सकते हो, है ना बच्चों। तो आप लोग को सीक्वेंस वाइज चीज़ें जो है मिल जाएगी। चैप्टर 1 हमारा है और चैप्टर 1 का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। आप लोग देख पा रहे होंगे, उसी में हमने नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ा। नेचर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है। फिर उसी सीक्वेंस में हमने आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसका कैटेगराइजेशन देखा। कैटेगराइजेशन आप देखोगे कि लाइफ के बारे में, लाइफ का रिसोर्सेज कौन कौन सा, एनर्जी कौन कौन सा, मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन कौन से रिसोर्सेज है, ये सभी आपने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि रिसोर्सेज जो है आपका कंडीशन क्या है रिसोर्सेज के। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, इन सभी चीज़ों को हमने देखा था। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। तो फिर हम लोग ने आप लोग देखोगे कि हम लोग रिसोर्सेज को देख रहे थे, नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में भी तर्क से भी, मतलब उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग चीज़ों को कैटेगराइज किए थे, डिवाइड किए थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका टॉपिक चल रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हमने देखा था पिछले क्लास में आपका वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो वर्ल्ड में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज को, वो लिस्ट मैंने आपके साथ साझा करी थी, आपको लिखवाया था, है ना बच्चों। तो ये सभी चीज़ें हमने कवर करी थी और ये आपका पिछले क्लास का ये था, है ना। तो देख पा रहे हो, रैंक के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था चीज़ों को। रसिया में नेचुरल गैस, ऑयल, गोल्ड, रेयर अर्थ एलिमेंट, इन सभी चीज़ों का भरमार है। उसी तरीके से यूएसए का, उसी तरीके से सऊदी अरबिया, कनाडा, ईरान, चाइना, ब्राज़ील, है ना। फिर ऑस्ट्रिया, इराक, वेनेजुएला, ये हमने 10 पॉइंट लिए थे और 10 में क्या किया था कि मेजर मेजर जो कंट्री है उसके बारे में आपको बता दिया था, है ना, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब इसी टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिया। ठीक है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही हम लोग बात करेंगे कंट्री और मिनरल्स में डिवाइड करते हैं या फिर रिसोर्सेज में। ठीक है बच्चों, तो कंट्री और रिसोर्सेज में हमने चीज़ों को डिवाइड करा। अब आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए बच्चों, ठीक है। मैं आपके सामने लिस्ट साझा कर रहा हूँ।
बच्चों मैं लिख रहा हूँ, आप लोग को इसको देख करके आप लोग जो है चीज़ों को उतार सकते हैं। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा। ओडिशा आयरन और बॉक्साइट क्रोमाइट, झारखंड कोल आयरन और कॉपर यूरेनियम, वेस्ट बंगाल कोल आयरन और बिहार, बिहार में आपका लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर जिसको हम लोग बोलते हैं, गोल्ड, जमुई में गोल्ड का रिजर्व पाया जाता है, और पायराइट। ठीक है बच्चों। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो 'छत्तीसगढ़, आयरन और कोल और डोलोमाइट लाइमस्टोन। कॉपर और कोल, मैग्नीज, मैग्नीज और डायमंड, कॉपर और कोल। ठीक है बच्चों। आगे आइए। राजस्थान में जिंक एंड लीड। फिर सिल्वर, सिल्वर, मार्बल, एटीसी। गुजरात की बात करें बच्चों हम लोग, तो गुजरात में आपका बॉक्साइट और लाइमस्टोन। फिर महाराष्ट्र की बात करें, पता नहीं क्या हुआ ऐसा। कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महाराष्ट्र, पेट्रोलियम
नेचुरल गैस। साउथ की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, केरला और तेलंगाना, इन 5 राज्य में, ये साउथ के राज्य हैं बच्चों, साउदर्न स्टेट। आप लोग इसको लिख सकते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। ठीक है बच्चों, तो इन सभी में पाया जाता है, आपको बता दूं मैं एक साथ ही, इन सभी में आयरन और लाइमस्टोन, कोल, लिग्नाइट, तमिलनाडु में लिग्नाइट, और कोल जो है आपका तेलंगाना में, और केरला में आपका थोरियम और रबर एंड स्पाइसेस के ये है। थोरियम ये आपका एटॉमिक मिनरल है, और रबर एंड स्पाइसेस। ठीक है बच्चों, तो ये मेनली आपके ये हो गए। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करो, एक लास्ट में लिख लो अब, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दिख रहा है बच्चों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 11वां नंबर। उसके अंदर आप लोग को मेजरली देखने को मिलेगा, असम में आपका डिगबोई में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वहीं पे आपका टर्सरी कोयल भी पाया जाता है। उसके बाद अगर मेघालय में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में बात करोगे तो लाइमस्टोन और कोल पाया जाता है, लाइमस्टोन और टर्सरी कोल। और त्रिपुरा मिजोरम की बात करोगे तो नेचुरल गैस और बैम्बू टिम्बर का फॉरेस्ट पाया जाता है, नेचुरल गैस एंड बैम्बू एंड टिम्बर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए बच्चों इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो आप लोग देख पाओगे इजिली। देखो बच्चों, आई थिंक आप लोग को अब दिखाई दे रहा होगा। देखो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ये इंडिया का अकॉर्डिंग हमने बात की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस चल रहा है, ये आपका पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिया। तो इंडिया में हम लोग उड़ीसा में देख रहे हैं आयरन और बॉक्साइट, क्रोमाइट, झारखंड में कोल, आयरन और कॉपर और यूरेनियम, वेस्ट बंगाल में कोल और आयरन और, बिहार में लाइमस्टोन, गोल्ड और पायराइट। बिहार में आप लोग देखोगे चूना पत्थर, गोल्ड जो है जमुई में पाया जाता है और पायराइट भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में आप आयरन, गोल्ड, डोलोमाइट, लाइमस्टोन देखोगे। मध्य प्रदेश में मैग्नीज और डायमंड, कॉपर, कोल। राजस्थान में जिंक एंड लेड, सिल्वर, मार्बल। गुजरात में बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन का है भंडार। महाराष्ट्र में पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्सेज। और साउदर्न स्टेट में मैंने बता दिया आयरन और लाइमस्टोन, कोयल, थोरियम, रबर, स्पाइसेस ये सही पाए जाते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, असम में आप लोग सुने होंगे डिगबोई में बच्चों कि पेट्रोलियम का और कोयले का ये है खान है। लाइमस्टोन, कोयला, नेचुरल गैस और बैम्बू टिम्बर ये सभी त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय इन सब जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोग इस चीज को भी समझ गए होंगे। तो ये बच्चों आप लोग का नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कवर हो चुका है। नेचुरल रिसोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कवर हो चुका है।
ठीक है। अब हम लोग अगर आगे बात करें बच्चों, तो आगे आप लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाइए, ओवर यूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये किसके, नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर यूज एंड प्रॉब्लम्स की अब हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों अभी तक आपने बहुत कुछ देख लिया है ना, नेचुरल रिसोर्सेज में आपने देखा नेचर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, इस तरीके से जर्नी हमारी चल रही है बच्चों। और हम लोग हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आप सभी के सामने कवर कर रहे हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूशन को देखा वर्ल्ड लेवल पे, और पैन इंडिया लेवल पे भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को हमने देख लिया है बच्चों। अब अगर हम लोग बात करें तो उसी दौरान हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में ही हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम में जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ओवर यूज एंड प्रॉब्लम्स। ये किसका ओवर यूज एंड प्रॉब्लम्स, हाथी घोड़ा का तो नहीं, ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज ही पढ़ रहे हैं, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का ही ओवर यूज एंड प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है बच्चों, ये जो क्लास है, ये क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं भेदभाव कर ही नहीं रहा। मेरी भरसक प्रयास ये रह रही है स्टार्टिंग से कि आप सभी को जो है बोथ लैंग्वेज में आप लोग को चीज़ों को डिस्कस किया जाए, बताया जाए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। मैं जो भी भारी भरकम टर्म अगर इंग्लिश में यूज़ कर रहा हूँ तो उसका हिंदी भी मैं बता दे रहा हूँ, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस क्लास को आसानी से कर पाए। और जो इन जनरल है, जैसे मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज तो इन जनरल चीज़ है, इसका मतलब आप लोग को पता होगा, नेचर मतलब प्राकृतिक और रिसोर्सेज मतलब संसाधन, मतलब प्राकृतिक संसाधन, है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं बच्चों, समझ के बात आप लोग। अब जो है ओवर यूज एंड प्रॉब्लम को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ओवर यूज क्या मतलब, हद से ज़्यादा उपभोग करना, उपयोग करना। और प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मतलब उससे जुड़ी समस्याएं। तो अब बताइए, मैंने डिस्कस किया आपके सामने रिसोर्सेज के किस किस तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। मैंने बताया अगर रिन्यूएबिलिटी के आधार पर हम लोग डिस्कस करें तो एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में जैसे सनलाइट, वाटर, विंड, इन सब से अगर हम एनर्जी बनाएंगे तो ये तो रिन्यूएबल है, ये आसानी से दोबारा बनाई जा सकती है ना। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है बच्चों, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, गैस, नेचुरल गैस, है ना, और आप लोग देखोगे कि जितनी भी तरीके के मिनरल्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा जो है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है ना, सीमित मात्रा में वो पाए जा रहे हैं। तो अब लिमिटेड है, तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास 100 दिन का खाना रखा हुआ है और हम उस खाने को 100 दिन तक चलाना चाहते हैं, अगर 100 दिन चलाने के लिए मेरे को खाना डेली जो है वो लगभग लगभग 1 केजी के अराउंड चीज़ों को खर्च करना पड़ेगा, यानी 100 केजी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पर डे के हिसाब से 5 केजी यूज़ कर रहे हैं। अब बताइए बच्चों, वो जो आपका खाना बचा है, क्या वो 100 दिन तक चल पाएगा? तो जाहिर सी बात है नहीं। आप सभी का जवाब जो आएगा, नहीं आएगा। कि सर अगर 100 दिन मेरे को खाना चलाना है और 5 केजी पर डे के हिसाब से हम लोग खर्च कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, तो 5 इंटू आप 20 करोगे तो 100 हो जाएगा, मतलब 20 दिन में वो खाना खत्म हो जाएगा। बाकी के 80 दिन हम लोग क्या खाएंगे? तो इसीलिए वाइज यूज करना पड़ेगा, उसको केयरफुली यूज करना पड़ेगा और प्रॉपर प्लान बना के बच्चों यूज करना पड़ेगा चीज़ों को, कि जिस तरीके से, जिससे क्या हो,
हम लोग का जो प्लानिंग है वो ठीक तरीके से काम करे और हम लोग उसको मैक्सिमम डेज तक चला पाए। तो यही हमारा गोल होता है। अब इसी टॉपिक को, इसी कंसेप्ट को आप कनेक्ट कीजिए नेचुरल रिसोर्सेज से। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी जस्ट लाइक उसी तरीके का है कि प्राकृतिक में हर एक रिसोर्सेज जो है, जो आज ना कल खत्म हो जाएंगी, वो सीमित मात्रा में, और सीमित मात्रा में है बच्चों, इसलिए हमें उसका उपभोग जो है वो अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से करनी पड़ेगी, है ना। हमें उसको सावधानी पूर्वक तरीके से यूज करना पड़ेगा। अब उस यूज करने के टर्म में बहुत तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो है उस चीज को हम लोग को कैटर करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे। अब ओवर यूज और प्रॉब्लम से क्या क्या चीजें सामने आएंगी आप लोग बताइए। सबसे पहला अगर बात करें हम लोग, तो आपके सामने पॉल्यूशन की समस्या आ जाएगी, है ना। वाटर स्कार्सिटी की समस्या आएगी, पॉल्यूशन की समस्या आएगी, वाटर स्कार्सिटी की समस्या आएगी। और आप लोग क्या क्या बोल सकते हो बताइए। आप लोग सोचिए मन में। पॉल्यूशन हो गया, वाटर स्कार्सिटी हो गया, फिर आप लोग अगर बात करोगे तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज बच्चों, सॉइल इरोजन। अब ये सभी चीजें हैं क्या, अब बारी बारी से हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब पॉल्यूशन कैसे होगा, पॉल्यूशन इट मीन्स बच्चों प्रदूषण। अब मान लीजिए हम कोयले को निकाल करके, कोयले को एक्सट्रैक्ट करके उससे लगातार जो है बिजली बना रहे हैं, है ना। तो कोयला को जब हम जलाएंगे तो वो पॉल्यूशन करता है ना, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो पॉल्यूशन करने के क्रम में वो हानिकारक गैसेस रिलीज करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, सल्फर। तो ये तरह के वो जो है उसका बाई प्रोडक्ट वो रिलीज होता है और वो इन्वायरमेंट में जाके इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होने के बाद जो आप देखोगे वो पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम, और हमारे जो है रेनफॉल जो है वो एसिडिक रेनफॉल में बदल जाता है, चेंज। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में कि पॉल्यूशन की वजह से जो है इन्वायरमेंट में आपका रेनफॉल में जो है सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी चीज़ों की मात्रा अगर मिक्स्ड हो जाए तो एसिडिक रेन होता है, जिसकी वजह से आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखते हो कि ताजमहल का जो रंग है वो फीका पड़ रहा है, वो काला हो रहा है धीरे धीरे, है ना। वो क्यों हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से, क्योंकि चूंकि ताजमहल जो बना हुआ है वो आपके लाइमस्टोन का बना हुआ है, चूना पत्थर का। और चूना पत्थर में जैसे ही अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन होती है, तो उसका क्या होता है, उसके कलर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है, और जो उसकी फिनोमिना है, जो उसके स्टेट है, वो हैम्पर होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को। और पॉल्यूशन बहुत तरीके से, आज आप देखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉल्यूशन। आज जो आप देखोगे कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है पॉल्यूशन, है ना। हम लोग अपने आसपास गंदे चीज़ों को फेंक देते हैं। हम लोग प्लास्टिक के सामान को खाकर, मतलब प्लास्टिक के पैकेट में चीज़ों को खाकर, प्लास्टिक को हम लोग रोड पे, सड़क पे, कहीं पे भी फेंक दे रहे हैं। हम लोग पानी का जो है अधिकतर यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कचरा जो है पड़ा हुआ है कहीं भी, हम लोग साफ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। और प्रदूषण होगा, किसी भी चीज़ को हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे और उसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो प्रदूषण होगा ही होगा, जाहिर सी बात है।
आज आप पेट्रोलियम का यूज करते हो व्हीकल चलाने में, तो व्हीकल जब चलता है तो उससे हानिकारक निकलती हैं गैसें। पीछे आप देखो गाड़ी के पीछे साइलेंसर लगा हुआ रहता है, जिससे धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है। वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को गंदा करता है। आज आप देखो कि जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ऑड और इवन नंबर गाड़ियों की एक ये शुरू होती है, आपकी मुहिम शुरू होती है कि मंडे को ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी और इवन ट्यूसडे को इवन नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी। इस तरीके से प्लानिंग करी जाती है गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में ज़्यादा गाड़ी ना चले जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो। ठीक है, और किस किस तरीके से प्रॉब्लम होगा, और आप लोग सोचिए फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्रीज में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, तो उन प्रोडक्शन होने के लिए उनको कच्चे माल के रूप में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, है ना। और बाई प्रोडक्ट के रूप में आप देखोगे कि फैक्ट्रीज के बगल में बहुत बड़ा बड़ा चिमनी लगा हुआ रहेगा जो बहुत आसमान तक ऊपर तक गया होगा, और फिर वहीं से बहुत बड़ा धुएं का एक गुबार निकल रहा होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मीथेन, इन सभी गैसों का जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है ना। और जब ये इन्वायरमेंट में रिलीज होता है बच्चों, तो ये पूरे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। ये इन्वायरमेंट में जाके ऐसा तो नहीं है कि ये स्पेस में चला जाएगा, ये तो रहेगा एटमॉस्फेयर में ही, और एटमॉस्फेयर में ही रहने के साथ साथ क्या होगा कि ये पूरे एटमॉस्फेयर को गंदा करेगा। और जब हम लोग सांस लेंगे तो वो हवा के साथ में मिलकर हमारे लंग्स को ख़राब करेगा, हमारे फेफड़ों को ख़राब करेगा, हमारे जो लाइफ कैपेसिटी है उसको हैम्पर करेगा बच्चों। ठीक है, तो पॉल्यूशन का आप लोग असर देख लीजिए। अब आइए वाटर स्कार्सिटी पे। वाटर स्कार्सिटी क्या है, मतलब पानी की कमी, है ना। अब हम लोग पीने का पानी, जैसे आप देखो है कि अर्थ पे पूरा पानी जो है, अगर बाई परसेंटेज के हिसाब से बात करें हम लोग, तो अर्थ का टोटल जो है वाटर परसेंटेज है वो 71%, 29% लैंड है। अब 71% वाटर तो है, लेकिन वो पीने लायक पानी नहीं है बच्चों। पीने लायक पानी लगभग लगभग 1% के आसपास ही है ना, जो हम लोग देखते हैं ग्राउंड वाटर के रूप में, वही तो पी पाते हैं। और रिवर, लेक, तालाब, कुओं, इन सब को पानी को हम लोग फिल्टर आउट करके पी पाते हैं। तो आप समुद्र या पानी को तो पी नहीं सकते। तो जब वाटर को हम लोग, पीने के पानी को हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और वाटर जो है आप देखो है कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े चीज़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी की खपत की जा रही है, और वो पीने वाले पानी ही है। और उससे पानी के बाद जो है उस पानी को चेंज हो जाता है, उस पानी जो बदलता है वो पानी, वो एक बहुत ही गंदे पानी के रूप में बदल जाता है, और उसको प्रवाहित कर दिया जाता है, रिवर में छोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से आप देखोगे कि गंगा जो है अब पूरा पॉल्यूटेड है। अब अगर पॉल्यूशन की बात करें, हम लोग गंगा की बात करें, तो गंगा नमामि गंगे करके एक स्कीम चला रहे हैं मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो अब उनमें क्या हो रहा है कि भाई साहब इतना इतना 1000 करोड़ रुपया उस नमामि गंगे के प्रोजेक्ट पे अब तक खर्चा हो चुका है, खर्च हो चुका है, लेकिन आज तक बच्चों गंगा साफ नहीं हुई है। जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश में हम लोग गंगा को माँ कहते हैं, रिवर को माँ समझते हैं, और उसी देश में हम लोग, उसी देश के रिवर का सिस्टम इतना बुरा हाल है कि पूछिए मत। आप लोग देखते ही होंगे, जानते ही होंगे। तो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। आप लोग यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, बाहर के डेवलप नेशन में चले जाओ, एटलीस्ट आपको अगर प्यास लगे और पानी नहीं है तो यूरोपियन कंट्री में आप रिवर के पानी को पी सकते हो अपने, मतलब लगभग लगभग काम चलाने के लिए। ऐसा नहीं कि डेली पी सकते हो, इतना साफ रहता है कि कम से कम थोड़ा देर के लिए काम चला सकते हो एक दिन के लिए पी करके, इस तरीके से, है ना। और उसी रिवर सिस्टम में, अब रिवर सिस्टम डैमेज होगा, वाटर जो पोल्यूट होगा, उसके बाद से उसके अंदर जितने भी क्रिएचर रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो सब क्या होंगे, उनका भी लाइफ जो है खराब होगा। आज जो है गंगैटिक डॉल्फिन जो आप बोलते हो कि हमारा मतलब गंगा में गंगैटिक डॉल्फिन पाई जाती है, तो उसके जीवन पे काफ़ी ज़्यादा गहरा संकट पड़ रहा है। उसका लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी कम हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि अफेक्ट हो रहा है वाटर स्कार्सिटी में, है ना।
अब हम लोग बात करते हैं कि इसलिए ये हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं अभी, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? वनों की अत्यधिक कटाई, है ना, वनों की अत्यधिक कटाई बच्चों। तो जब डिफॉरेस्टेशन हम लोग करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, अगर आप लोग किसी चीज को रिन्यूएबल बनाना चाहते हो, वेजिटेशन को अगर रिन्यूएबल बनाना चाहते हो, तो आपको एक पेड़ काटने की जगह 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे। आप लोग अगर रेगुलर जो है आप लोग पेड़ों को लगाते हो तो, आप एफॉरेस्टेशन करते हो तो। लेकिन लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि अब जो फॉरेस्ट होती है वो क्या कही जाती है, वो हमारे इन्वायरमेंट की लंग्स कही जाती है ना। फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, नेचर को बैलेंस करने का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वो ट्रीज की मात्रा भी बढ़ रही है और वो ट्रीज ग्रो भी कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है। लेकिन जब हम लोग पेड़ को ही काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमारे श्वास में जाएगी और हम लोग उससे बीमार पड़ेंगे, हमारे लंग्स खराब होंगे, है ना। अब जो है डिफॉरेस्टेशन करेंगे, दूसरा मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं उन सभी का जीवन छिन जाएगा, उन सभी का हैबिटेट छिन जाएगा, घर छिन जाएगा, वो लोग रह नहीं पाएंगे। आज आप लोग देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जो जीव जंतु हो चुके हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो वल्नरेबल की कैटेगरी में लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, इंडेंजर्ड के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? सारा रीजन डिफॉरेस्टेशन, है ना। आज जो है जानवरों के रहने के लिए घर नहीं बचा कहीं भी, लेकिन सरकार इसके लिए पॉजिटिव कदम उठा रही है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग मानिए कि अर्थ पे जो है लगभग लगभग हर क्षेत्र पे जो कब्जा है वो मनुष्य का ही हो चुका है। अगर मान लीजिए कोई अच्छे इलाके में फॉरेस्ट भी है और वहाँ पे काफ़ी जीव जंतु रह रहे हैं, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उस फॉरेस्ट का लैंड जो है पसंद आ गया, वहाँ पे वो बहुत बड़े फैक्ट्री बना सकते हैं, उनको स्कोप दिख रहा है, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को फंड करेंगे, और फंड करने के बाद उनसे पैरवी पहुंच लगा करके बोलेंगे भाई साहब ये फॉरेस्ट का लैंड हमें दिलवा दीजिए, हम लोग यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे। अब फैक्ट्री बनाने के बाद क्या होगा, उसी की वजह से आपने हाल में एक न्यूज़ में देखा होगा कि भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपये में जो है कितने हजार जो है स्क्वायर मीटर 1 रुपये के लीज के हिसाब से 30 साल के लिए लीज पे दे दिया गया पीरपैंती में, और काफ़ी ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा आम के पेड़ काटे गए, और कितने हजार हेक्टेयर भूमि जो है उसको अडानी को दे दिया गया। वो क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो समझ रहे हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। एक जगह बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के भाई साहब पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, और एक जगह आप इस तरीके से आप हरकत कर रहे हो, आपके एक्शन में ये सभी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये अपने आप में रिडिकुलस चीज़ें हैं, हास्यास्पद बात है ना, हंसने वाली बात है कि भाई साहब कह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। आप मीडिया में जाते हो और भाई साहब पेड़ पेड़ का फोटो लेकर के पेड़ लेके एक पेड़ लगा देते हो, लेकिन आप पीछे बैकडोर से आप भाई साहब पूरे अडानी अंबानी को इस तरीके से आप हजार हजार हेक्टेयर भूमि लैंड जो ऑलरेडी ग्रो है, काफ़ी ज़्यादा पेड़ है, वो आप लैंड दे रहे हो 1 रुपये की लीज पर है। तो ये अपने आप में रिडिकुलस चीज़ है। अभी यूपी के कोई जगह पे, यूपी की कोई जगह पे एक बहुत अच्छा खासा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो वहाँ पे अच्छा खासा जो है जंगल था, और उस जंगल को जब उस जंगल को काटने का ऑर्डर दे दिया गया, कुछ वहाँ फैक्ट्री बनेंगे या कुछ कुछ प्रोजेक्ट होने वाला होगा, और जब वो जंगल कटने लगा तो इतने ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ कि इतना ज़्यादा जानवरों की रोने की आवाज़, चमगादड़ों की रोने की आवाज़, और इस तरीके से रोने की आवाज़ जानवर पक्षी पशुओं की आने लगी कि भाई साहब पूरा जो है इलाका काँप उठा। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिच था वो फॉरेस्ट। तो उस पर फिर जब लोगों ने विरोध किया उसका, तो फिर उस पर होल्ड लगा, अब भाई पता नहीं उसका क्या कंडीशन है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट
एक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ रहा है। आपको इसमें पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि चूंकि इन्वायरमेंट है तभी हम लोग का एग्जिस्टेंस भी मैटर करता है। नहीं तो इन्वायरमेंट भी ही नहीं रहेगा तो हम लोग एग्जिस्ट कहाँ करेंगे, मंगल ग्रह पे? तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है बच्चों। कहा जाता है क्या दिक्कत है, मंगल ग्रह पर रह सकते हैं हम लोग, अंतरिक्ष की ओर जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जब पृथ्वी पर रह रहे हो तो कम से कम उसको तो बचा लीजिए। है, ये कोई बात ही नहीं है कि भाई साहब मंगल ग्रह पे हम लोग रह लेंगे। कितने आदमी हैं जो भाई साहब, अर्थ के कितने पॉपुलेशन हैं जो अफोर्ड कर पाएंगे? अगर मान लीजिए सपोज टू बी -1% चांस भी अगर हो, जब स्पेस में हम लोग को रहने के लिए ये मिल जाए कि हाँ चलो वहां रह सकते हैं, तो कितने लोग जा पाएंगे? बताइए, आप सोच के बताइए। जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति होगी वही लोग रह पाएंगे, जा पाएंगे। हमारे और आपके जैसे इंसान तो नहीं रह पाएंगे, जा पाएंगे। तो ये अपने आप को सोचने वाली बात है। तो ये डिफॉरेस्टेशन की बात होगी। क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो क्लाइमेट चेंज मतलब पर्यावरण में बदलाव, जलवायु परिवर्तन जिसको आप लोग कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, आप लोग सोचिए समझिए। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इन्हीं सब फैक्टर की वजह से। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर क्लाइमेट देखोगे तो सब ट्रॉपिकल मेनली क्लाइमेट कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो जिसमें आप लोग गर्मी, ठंडी और बरसात है, इन तीनों मौसम इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन आज आप देखोगे कि 4 महीने 3 महीने की गर्मी से बढ़ के 5 महीने 6 महीने की गर्मी हो चुकी है। और गर्मी की मात्रा भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है नॉर्दर्न साइड में। अगर आप लोग नॉर्थ के स्टेट से हो बच्चों तो आप लोग फील करते होंगे कि बचपन में गर्मी कैसी लगती थी। हम लोग धूप में भी खेल सकते थे, लेकिन आजकल जो गर्मी हो रही है आप लोग धूप में बाहर तक नहीं निकल सकते। इतनी एक्सेस हीट हो रही है बच्चों, आप चक्कर खा के गिर जाओगे। हीट वेव की वजह से जो है, हीट सिंड्रोम की वजह से कितने जो लोग हैं हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं डेली इस भीषण गर्मी में। येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जारी हो रहा है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि भाई साहब एल नीनो का फिनोमिना है तो इसके वजह से हो रहा है, तो 40 साल में एक बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके फिनोमिना बाद में मैटर करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी ये है कि भाई साहब एनवायरनमेंट को आप बचाने में असक्षम हो। आपके जो है क्लाइमेट पे लगातार जो है चर्चा होती है, क्लाइमेट पे कॉन्फ्रेंस होते हैं वर्ल्ड लेवल पे। यूएसए जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड को पॉल्यूट करने वाला कंट्री है और यूएसए खुद आउट हो चुका है ना। तो आप लोग देखोगे कि ये जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट आप जिस कंट्री में रह रहे हो उस गवर्नमेंट से ये आप कह सकते हो कि भाई साहब कम से कम उसके लिए आप स्कीम बनाइए। आज हमारे पास क्या स्कीम है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, बचाने के लिए? कोई फर्दर प्लानिंग आपको दूर दूर तक नजर आता है कि कोई एक लीडर उठ कर गए, कोई एक इन्वायरमेंटल की सहायता से आके बताए कि भाई साहब हमारे पास ये रोड मैप है, अगले 5 साल में हम क्लाइमेट चेंज को कैटर करेंगे? कहीं कोई आपको दिखता है इस तरीके से बात करने वाला? नहीं। सब कुछ, सब लोग जो है अपने जो है चीज़ों को भरने में लगे हुए हैं, अपने चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो ये एक सोसाइटी का डिक्लाइन दिखाता है बच्चों कि चीज़ें कैसे बिगड़ती जा रही हैं। अगर वक्त रहते चीज़ों को नहीं संभाला गया तो आने वाला वक्त बहुत ही कष्टदायी होने वाला है। आज लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ आबादी जो है फ्री राशन की ओर जाती है, फ्री राशन से काम चलाती है, उस देश में कितने लोग जो है आज एसी को अफोर्ड कर पाएंगे, आप बताइए। आज हर घर में एसी लगाना कंपलसरी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी रोड पर सोते हैं, उनका क्या हाल होगा? आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना फूस का झोपड़ी बना करके सोते हैं, क्या हाल होने वाला है उनका? आप हम जो है रह रहे हैं छत के नीचे, मुश्किल से कूलर और एसी का जुगाड़ कर पा रहे हैं, तो हम लोग को लग रहा है कोई दिक्कत है ही नहीं।
लेकिन आपने सोचा है कि इतनी बड़ी देश में आबादी की क्या होगा उन सब का मेंटालिटी। तो बहुत ही विचारणीय चीज़ें हैं ये सारी। तो क्लाइमेट चेंज आपने समझ लिया। अब आते हैं सॉइल इरोजन पे। सॉइल इरोजन क्या है बच्चों? सॉइल इरोजन इट मीन्स मृदा। सॉइल मतलब मृदा, इरोजन मतलब अपरदन, मतलब मृदा का अपरदन। अब सॉइल इरोजन कैसे होता है बच्चों? मान लीजिए किसी खास जगह पर अच्छी खासी भूमि है, अब हवा चला और उस भूमि के परत को उठा करके दूसरे ओर लेकर के गया, पानी बरसा, तो पानी की वजह से भूमि का जो है लैंड का आप देखो कि डिक्लाइन हो चुका, लैंड जो है कोलैप्स हो चुके हैं, लैंड के सरफेस जो है कोलैप्स हो चुके हैं। जैसे आप उत्तराखंड में आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है पहाड़ पे घर बने हुए हैं, लगभग लगभग हाई लैंड पे। तो लैंड सॉइल इरोजन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे घर जो थे बने हुए थे, अब वहाँ पे जो है सरकारें टनल खोल खोल रही है और इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे नेचुरल गैस कुछ कुछ पाया जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अब जो मान लीजिए कि ये हमारा सॉइल है और इस सॉइल के नीचे हम लोग पाइप को लगा दिए, है ना, इस पाइप को इस तरीके से हम लोग लगा दिए, ये हमारा सॉइल है और ये हम लोग पाइप डाले और इसके अंदर से हम लोग वाटर निकाल रहे हैं और ये पत्थर है, पत्थर के बीच में है, इस तरीके से फंसा हुआ है, पानी फंसा हुआ है या फिर नेचुरल गैस फंसा हुआ है, कुछ इस तरीके से आप लोग मान सकते हैं, है ना। अब यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, अब ये निकालने के बाद ये जो पानी है तो ये पानी खत्म होगा या फिर नेचुरल गैस खत्म होगा। अब खत्म होने के बाद ये पत्थर कहाँ जाएंगे? नीचे लुढ़क करके जाएंगे ना बच्चों, नीचे ससरेंगे ना। अगर ये जगह खाली हो जाएगी, वैक्यूम हो जाएगी, तो ये सारे पत्थर जो अर्थ को रोके हुए थे, लैंड को रोके हुए थे, वो क्या होगा? नीचे खिसक करके जाएगा। उत्तराखंड में यही देखने को मिला था आज से 2 साल 3 साल पहले। आप लोग देखे होंगे कि वहाँ के जितने भी विलेजेस हैं, घर मकान बने हुए, सभी घर मकान में दरारें आ गई। तो सोचिए कि एक जिसके पास अथॉरिटी है चीज़ों को ठीक करने का, प्लान प्लान तरीके से चीज़ों को मैनेज करने का, उन्हीं के पास कोई नॉलेज नहीं कि भाई साहब क्या करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लीडर्स इस कामों में लगे हुए, जिनको एक छोटा सा लॉजिक नहीं पता है कि भाई साहब अगर हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो लैंड का है वो डिग्रेडेशन होगा, लैंड जो है, सॉइल जो है वो नीचे की ओर धंस जाएगी। मान लीजिए कि ये जो हाथ है मेरा, इस हाथ पे रखा हुआ है, इस हाथ को हम नीचे वाले हाथ को हटाएंगे तो ये हाथ कहाँ जाएगा? ये हाथ तो नीचे ही ना जाएगा। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है बच्चों। तो मृदा का अपरदन भी आप काफी देखते हो आजकल, जिसकी वजह से लगातार आप जाओगे तो अब लैंडस्लाइड सुनोगे, इसके इफेक्ट होते हैं लैंडस्लाइड। बारिश के मौसम में आप जितने भी हिली एरियाज और हिल स्टेशन वाले एरियाज हैं, नॉर्थ के साइड में हिमाचल, कुल्लू मनाली, इन सभी क्षेत्रों में जाओगे लगातार लैंडस्लाइड होगा। उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जान माल धन की क्षति होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओवर यूज एंड प्रॉब्लम की हमने हर एक तरीके से बात कर ली। आई होप कि आप लोग को बच्चों समझ में आ रहा होगा और क्लास अच्छा भी लग रहा होगा, है ना बच्चों। तो अब आइए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब हमने ये तो देख लिया, अब हम लोग इसके बारे में अगर प्रॉब्लम को देखें, ओवर यूज को देखें, तो इसके कंजर्वेशन और वे फॉरवर्ड को भी देखेंगे। एंड वे फॉरवर्ड, आप लोग सोचिए कि इसका क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। जब हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं तो उसके उपायों के बारे में भी बात करेंगे।
तो सबसे पहला पॉइंट, फॉलो 3R प्रिंसिपल। प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन, यूज renewable resources, save water, and electricity in daily life, adopt rainwater harvesting, तो बच्चों देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स थी और ये उसके वे फॉरवर्ड और या फिर आप लोग इसके बचाव कह सकते हो। तो फॉलो 3R प्रिंसिपल क्या है, इसमें आप लोग देखोगे रिड्यूस, रिसाइकल और रीन्यू, है ना। तो ये इस तरीके से चीजें हैं। इसको आप रीयूज कर लो। ठीक है बच्चों, तो देखो कंजर्वेशन वे फॉरवर्ड में क्या है, फॉलो 3R प्रिंसिपल। 3R मतलब 3R, रिड्यूस, पहले आप जितने रिसोर्सेज को जितना हो सके आप कम करके यूज करो, उसके ऑल्टरनेटिव को ढूंढो। रिसाइकल, हो सके तो किसी भी चीज को यूज करने के बाद उसके दूसरा उपयोग, उसका दोबारा उपयोग कर सके। आप लोग अपने घर के आसपास जितने भी प्लास्टिक का थैली का यूज करते हो, एक बार यूज करते हो दोबारा फेंक देते हो, आप लोग हो सको तो उस थैली का यूज करो जिसको हम लोग बार बार यूज कर पाए, वैसे रिसोर्सेज को यूज करो जिसको हम लोग बार बार यूज कर पाए, है ना। रिसाइकल कर पाए और रीयूज कर पाए, बार बार यूज कर पाए। और रिसाइकल मतलब हम लोग जितने भी चीजों को अगर यूज कर रहे हैं तो उससे हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको फिर से प्रोसेस करके हम लोग चीजों को नए तरीके से हम लोग बना सके, तो रिसाइकल भी कर पाए। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्टेशन मतलब जितना हो सके हम लोग को पेड़ लगाना होगा, प्लांटिंग मोर ट्रीज, जितना कोशिश करो उतना ज्यादा पेड़ लगाओ, अपने आसपास जितने भी पेड़ लगा सकते हो पेड़ लगाइए। आप लोग अगर एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाइए। पेड़ तो हालांकि काटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप लोग कुछ जो है पेड़ लगाइए, ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाइए। जो जो जल्दी बढ़ने वाले पेड़ है वो आप लगा सकते हो। यूज रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज का आप लोग यूज कर सकते हो, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और फिर आप लोग बोल सकते हो वाटर एनर्जी, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग यूज़ कर सकते हो रिन्यूएबल, जो हम लोग बार बार यूज़ कर पाए। वाटर को जितना हो सके सेव कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को जितना हो सके सेव कीजिए अपने डेली लाइफ में। जब आप घर से निकलते हो तो लाइट बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, वाटर को, मोटर को खोल के नहीं छोड़ना है, पानी का ज़्यादा जो है बर्बादी नहीं करना है। ये सब हम लोग प्रैक्टिस जो है डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग करने के लिए, पेड़ पौधे की सिंचाई करने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए आप लोग जो है जमीन को कोर करके, गड्ढा कर करके आप जो है रेन वाटर को वहाँ पे रिजर्व करके रख सकते हो। जब वो रिजर्व हो जाएगा तो उससे आप लोग जो है इरिगेशन कर सकते हो, हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो ये इस तरीके से हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और भी आपके पास अगर कोई वे फॉरवर्ड हो तो बच्चों आप लोग कमेंट डाउन में कर करके बता सकते हैं। आपने इस क्लास में, आज की क्लास में देखा, हमने कवर किया इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज और प्रॉब्लम्स को देखे, और उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन एंड वे फॉरवर्ड को देखा है इस क्लास में। ठीक है बच्चों, तो
आशा करता हूँ आप लोग को ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। आप लोग से सपोर्ट के तौर पे हमारा जो है एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चीज़ों को वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिल पाए इस क्लास को कंटिन्यू रखने का होल ईयर, पूरे ईयर, है ना। जिस हम लोग का एक मोटिव है, गोल है कि हम लोग आपके साथ एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करें, तो जिसमें हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी आगे की चीज़ें वो डिपेंड करेंगी आपके सपोर्ट पे बच्चों। तो आपको जब पता लगे, ये वीडियोस आपको दिखे कहीं से भी, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ वे फॉरवर्ड कर सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे जो है एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, ऑनलाइन तरीके से चीज़ों को कवर किया जा रहा है, प्रॉपर ऑफलाइन वाला फील लेकर के। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई नोट्स शेयर कर दे रहा हूँ कि आप लोग बाद में उतार लीजिएगा। मैं क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ वही क्लास में आप लोग को बोल रहा हूँ कि साथ साथ आप लोग लिखते चलिए कॉपी पेन लेकर के। तो एक क्लासरूम वाला फील लेके आप लोग इसको देख सकते हैं बच्चों, है ना। इसको आप लोग सीरियसली ले सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंगस्ट्रॉम टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू सो मच।